सर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन है, लेकिन वो 2-3 भाई है वो मौखिक तौर पर बंटवारा किए हुए हैं कि भैया आप ये बगल वाला आप लीजिए, बगल वाला आप ले लीजिए, आगे वाला आप ले लीजिए। इस टाइप का भी मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है। तो उन ज़मीन का अगर वो सर्वे करवाना चाहे तो किस प्रकार करवाएंगे, क्योंकि मौखिक बंटवारा का सर कोई कागजात तो है नहीं उनके पास, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है सर एक सवाल है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो 4 भाई है, उसमें 1 या 2 भाई बाहर है, 2 भाई मौजूद है, वो सर्वे में अपना फॉर्म जमा किया, लेकिन 1 या 2 भाई फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या वो जो ज़मीन उनका होगा, उनके हक का जो होगा, वो वैसे ज़मीन का क्या होगा? सर कहना यह है कि सर्वे में जो वंशावली का प्रक्रिया चल रहा है उसमें किसी का 4 भाई है, 4 बहन है और 2 बहन उसने डेट कर चुकी है और 2 बहन बची हुई है। उस कंडीशन में अगर उसका वंशज जो है, उसके बेटा या उसके और जो घर के लोग हैं, अगर वो वंशावली में अगर तैयार ना हो बनाने के लिए, कोई तरह का समस्या खड़ा, उसमें क्या करना होगा इस स्थिति में? एक और सर डाउट्स है वंशावली में ही, जैसे बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि बहन है, बेटी है, बुआ है, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हम उनका जो है हिस्सेदारी इसमें नहीं देना चाहें, तो वैसे स्थिति में लोगों को क्या करनी चाहिए ताकि उनका जो बहन बेटी है उनको हिस्सेदारी ना मिले, भविष्य में वो क्लेम ना कर सके? सर ये जो सर्वे का प्रक्रिया है, इसको हमको पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देना चाहिए? सर बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो मान लीजिए मेरे दादा परदादा के नाम से है, उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि इस सर्वे में हमारे नाम से हो जाए, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? सर अगर जो व्यक्ति ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देता है, उनका स्टेटस कैसे पता चलेगा कि उनका आवेदन कहाँ पर अभी पहुँचा हुआ है? सर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्वे कराने की कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। वो चाहे तो प्रपत्र 2 और जो 3-1 और जो 3-1 है उसको भरकर अभी अगर वो चाहे सिविल में जमा करना, तो क्या उससे वो काम चल जाएगा? क्योंकि सर डॉक्यूमेंट निकलवाने में भी लोगों को समय लगती है, इतना आसानी तो है नहीं। जाते हैं लोग वहाँ चक्कर लगाते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों को बता दीजिए सर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कैसे सर्वे प्रक्रिया को पूरा करवा सकता है? ये जो सर्वे का काम चल रहा है, सिर्फ ग्राम पंचायत में हो रहा है या फिर नगर पंचायत में भी हो रहा है? दोस्तों बिहार जमीन सर्वे 2024 को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों को कई सारे अलग अलग यहाँ पर सवाल है, जो कि अभी आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में आपको कवर होंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी कोई डाउट्स है जो टॉपिक हमने बताया वो सभी टॉपिक का जो जवाब है आपको कानूनगो सर बताएंगे। आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते। क्योंकि देखिए आपके लिए हम लोग लगातार ग्राउंड पे जाकर सर से मिलते हैं और आपके लिए ही हम लोग जो है जो भी सवाल होते हैं आप लोग कमेंट करते हैं वही पूछते हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा। मैं जब भी सर के साथ नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे तो उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करने का काम करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, हर डाउट्स जो है आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा सा समय देकर देखने की बस कोशिश कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। समाज में अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप होगा, फेसबुक होगा, जहां भी हो इससे शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास सही जानकारी मिल पाए। आइए स्क्रीन पर चलकर पूरी अपडेट्स पहले सर बताएंगे आपको। सर अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन है, लेकिन वो 2-3 भाई है वो मौखिक तौर पर बंटवारा किए हुए हैं कि भैया आप ये बगल वाला आप लीजिए, बगल वाला आप ले लीजिए, आगे वाला आप ले लीजिए। इस टाइप का भी मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है। तो उन ज़मीन का अगर वो सर्वे करवाना चाहे तो किस प्रकार करवाएंगे, क्योंकि मौखिक बंटवारा का सर कोई कागजात तो है नहीं उनके पास, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मौखिक बंटवारे का कोई भी वैल्यू नहीं होता है सरकार की नज़र में। सरकार को जब तक आप पेपर नहीं दीजिएगा, विभाग को पेपर नहीं दीजिएगा, तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो अगर आप लोग मौखिक बंटवारा करके वर्षों से रह रहे हैं, जोत आबाद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हम ये सलाह देंगे कि जो बंटवारा आप लोगों का है, जो मौखिक बंटवारा है, उसी चीज़ को आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए, एक बंटवारा नामा बना लीजिए, उस पर सभी पक्ष उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। गाँव के जो पंच वगैरह होते हैं, सरपंच हो या पंच हो या जो गवाह हैं, जो
थोड़ा प्रभाव रखते हैं गांव में, लोगों का देखभाल करते हैं या फिर समाज में सामाजिक कार्य में जुड़े हुए होते हैं, जिनके बीच में बैठ के आप लोग बंटवारा किए होंगे पूर्व में, तो उन लोगों का हस्ताक्षर उस पर एज ए गवाह ले लीजिए, ताकि अगर आपका भाई कभी दूसरा भाई हो सकता है कि आज वो सहमत है, कल हो के वो असहमत हो जाए उस बंटवारे से, तो वैसी स्थिति में गवाही काम देगी आपको कि इनके समक्ष हम लोग उपस्थित होकर अपना बंटवारा किए थे और बंटवारा के अनुसार दखल कब्जा किए हुए थे। सर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्वे कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वो चाहे तो प्रपत्र 2 और जो 3(1) और जो 3(1) है उसको भरकर अभी अगर वो चाहे सिविल में जमा करना, तो क्या उससे वो काम चल जाएगा? क्योंकि सर डॉक्यूमेंट निकलवाने में भी लोगों को समय लगती है, इतना आसानी तो है नहीं, जाते हैं लोग वहाँ चक्कर लगाते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो वैसे लोगों को बता दीजिए सर जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो कैसे सर्वे प्रक्रिया को पूरा करवा सकता है? देखिए अभी का जो प्रक्रिया है इसमें तो ये है कि आपको सिर्फ फॉर्म भर के जमा करना है। आप लोगों से जो पेपर मांगा जा रहा है, पेपर इसलिए मांगा जा रहा है ताकि उसका हम लोग मिलान करके अपने तरह से रेडी भी रहेंगे और जो स्थल का काम होगा वहाँ पर डायरेक्ट जाके काम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर अभी उपलब्ध नहीं है किसी भी कारणवश, तो कोशिश कीजिए कि पेपर निकल जाए। पेपर निकालने का कुछ तरीका है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे पेपर निकलता है। और अगर आपके पास नहीं हो पाता है, कहीं से भी पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप लोगों के पास अभी समय है। फॉर्म 2 होने के बाद किस्तवार की प्रक्रिया होगी, किस्तवार की प्रक्रिया के बाद खानापूरी की प्रक्रिया होती है, तो इस बीच में आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। तो खानापूरी की प्रक्रिया से पहले पहले आपको वो पेपर उपलब्ध हर हाल में करवाना पड़ेगा, तभी आपके नाम पे खतियान दर्ज होगा। तो ये जो बीच में 3 से 4 महीने का समय आपके पास है, तो इस 3 से 4 महीने के समय के भीतर आप लोग अपना पेपर व्यवस्थित कर लेंगे। दूसरा कि अगर पेपर आपके पास नहीं है, जैसे खतियान होता है, तो खतियान अगर आपके पास नहीं है तो उसका नकल निकालने के लिए आपको ज़िला अभिलेखागार जाना पड़ेगा। ज़िला अभिलेखागार में वहाँ पे चिरकुट कटता है, फॉर्म अप्लाई होता है, वहाँ जाकर आप वहाँ से उसका नकल निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़िला में जाने में सक्षम नहीं होंगे, दूर है, समय लगता है, वहाँ पर भी जाइएगा तो आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन का समय लग सकता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को एक रास्ता मैं बता दे रहा हूँ, उस रास्ते से भी आप लोग अपना खतियान निकाल सकते हैं। वो रास्ता ये है कि DLRS की वेबसाइट पे ही आप लोग जाइएगा, वहाँ पे एक ऑप्शन है भू अभिलेख का, भू अभिलेख करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग। वहाँ क्लिक करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन मांगता है, आपका मोबाइल नंबर से वो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फाइनल कीजिए और रजिस्ट्रेशन फाइनल करने के उपरांत वहाँ पर आपका जो ज़िला का खतियान है, जो अभिलेखागार में खतियान रहता है, उसको स्कैन करके अपलोड किया गया हुआ है, स्कैन करके अपलोड किया गया है। तो वहाँ से भी आप जाके उस अपने खतियान का नकल निकाल सकते हैं, जो डिजिटलाइज फॉर्मेट में होता है, डिजिटल साइन रहता है। उसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर सिंपल ऐसे डाउनलोड करना चाहेंगे आप, जो वेब कॉपी कहलाती है, तो वेब कॉपी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो शायद 10 रुपया उसका फ़ी है, वो 10 रुपया आप पेमेंट कीजिएगा। पर पेज के हिसाब से वो डाउनलोड होता है, 1 पेज डाउनलोड कीजिएगा तो 10 रुपया लगेगा। वैसे ही आपको जितना पेज डाउनलोड करना है वो उतना 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो जो निकलेगा वो वेब कॉपी निकलेगा, और वेब कॉपी की मान्यता नहीं होती है, ये आप लोगों को भी पता होगी। लेकिन उसी में एक और ऑप्शन देता है जिसको आप लोग डिजिटल साइन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको 10 की जगह 20 रुपये खर्च करना पड़ेगा। जो सरकार को पेमेंट करना है वो ऑनलाइन प्रक्रिया ही है, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। वो 20 रुपया पर पेज के हिसाब से पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट करने के उपरांत उसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं प्रिंट। जैसे ही उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकालिएगा, उसका 100% मान्यता रहता है, वो 100% वैलिड होगा, आपको उसके आधार पे आपका काम किया जाएगा। तो आप वहाँ से जाके खतियान निकाल सकते हैं। दूसरा केस है कि केवाला, तो केवाला जो निकलता है वो रजिस्ट्री ऑफिस से निकलता है, और आपको अगर डेट याद है, केवाला का साल याद है, तो वो बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर साल याद नहीं, एक रेंज में याद है, जैसे कि 70 से 80 के बीच में आप केवाला करवाए थे, किस सन में करवाए थे वो आपको याद नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे जाके उसको बताइएगा कि 70 से 80 के बीच का रिकॉर्ड हमारे गांव का निकालने के लिए, तो वो आपको निकाल के वो दे देगा। तो केवाला निकालना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, वो आप रजिस्ट्री ऑफिस से कहीं से भी जाके निकाल सकते हैं। पुपरी से अगर निकालना चाहते हैं तो पुपरी से निकाल लीजिए, सीतामढ़ी से निकालना चाहते हैं तो सीतामढ़ी से जाके आप निकाल सकते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस से आप केवाला निकाल लीजिए।
बहुत सारे लोगों के पास पर्चा की ज़मीन होगी, तो पर्चा अगर आपका नष्ट हो गया है, गायब हो गया है, तो आप अंचल में चले जाइए, अंचल अधिकारी महोदय को आप आवेदन दीजिए। वो संपुष्ट करके अगर दे देती हैं कि हाँ इनके नाम से पर्चा निर्गत हुआ था और निर्गत होने के उपरांत इन लोगों के नाम पे जमाबंदी कायम है और इनका रहन सहन उस पर हो रहा है, जोत कब्जा है, अगर वो प्रमाणित करके हमको उपलब्ध करवा देती हैं तो उसके आधार पर भी आपका काम हो जाएगा। ये जो सर्वे का काम चल रहा है सिर्फ ग्राम पंचायत में हो रहा है या फिर नगर पंचायत में भी हो रहा है? अभी जो सर्वे का काम शुरू हुआ है वो पूरे बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र का ही काम होगा, जो राजस्व ग्राम या गांव कहलाते हैं उसका होगा। नगर निगम का जो रूल है, जो सर्वे करने का नया तरीका होगा, वो अभी विभाग की तरफ से पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है। वो जैसे ही बनेगा तब जाके नगर निगम या नगर पंचायत हो या नगर निकाय हो, ये सारे एरिए का सर्वे बाद में होगा। अभी जो सर्वे हो रहा है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र का हो रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने गांव हैं वो सारे गांवों का सर्वे होगा। सर एक सवाल है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जो 4 भाई है उसमें 1 या 2 भाई बाहर है, 2 भाई मौजूद है, वो सर्वे में अपना फॉर्म जमा किया लेकिन 1 या 2 भाई फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या वो जो ज़मीन उनका होगा, उनके हक का जो होगा वो वैसे ज़मीन का क्या होगा सर? देखिए ऐसी स्थिति में आप लोगों को मैंने बताया, सारे श्रोताओं को मैंने बताया कि आप बिहार के बाहर कहीं भी रहते हो, आपके पास ज़मीन का अगर पेपर है, आपके नाम से पेपर है, तो वहीं से बैठ के आप ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए और खानापुरी के समय आप लोग यहाँ पर आके अपना अपना जो ओरिजिनल पेपर है वो देख के सत्यापित करवा के अपना काम करवा लीजिए। दूसरा केस ऐसा बनता है कि अगर आपकी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, सामलात ज़मीन जोत रहे हैं, 4 भाई हैं और चारों मिलके जोत रहे हैं, तो उस चारों भाई में से कोई एक भाई भी अगर यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और पेपर का सत्यापन करवा लेंगे तो चारों भाई के नाम से खतियान बनने का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि चारों भाई के नाम से बंटवारा करके अलग अलग नया खतियान बन जाए, नया नक्शा बन जाए, तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। उपस्थित होकर अपना जो शेड्यूल है, जो बंटवारा नामा है वो बनाना पड़ेगा और बनवा के यहाँ पे लाके जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका अलग होगा, अन्यथा की स्थिति में वो संयुक्त खतियान ही बनेगा। तो आपके पास ऑप्शन अभी ये है कि फॉर्म 2 और 3(1) जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, लेकिन खानापुरी का जो समय आएगा उस समय आपको यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा, अपना पेपर और जो दस्तावेज़ है वो जमा करना पड़ेगा। खानापुरी की प्रक्रिया हम समझते हैं 2 से 3 महीना चलती है गाँव के हिसाब से। छोटा गांव है तो वो 1 महीने में भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर मीडियम गांव है या बड़ा गांव है तो वो 2 से 3 महीना का समय चलेगा। उस समय आपको सारा पेपर जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर आकर अपना सारा सत्यापन करवा रहे और सत्यापन होने के उपरांत अपना नया खतियान बनवा लें। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अगर एक बार आपका खतियान बन गया तो ज़िंदगी भर फिर आप निश्चिंत रहेंगे, आपको कोई भी काम करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी भूमि सर्वे के बारे में। जहाँ पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है वहाँ पर फिर से सर्वे होगा या फिर अभी नहीं होगा वहाँ? नहीं, जैसे कि आप सीतामढ़ी की बात करेंगे तो सीतामढ़ी में 4 अंचल का काम पहले से चल रहा है, जिसमें आपका बाजपट्टी, बत्ताहा, रीगा और सोनबरसा, ये 4 अंचल ऐसा है जिसमें 2020 से ही कार्य शुरू किया गया था। लेकिन बीच बीच में आप लोग जानते होंगे कि 2020 में कोरोना का एक प्रभाव पड़ा था पूरे देश पर, तो बीच बीच में वो काम स्टॉप भी हुआ। स्टॉप होने के बाद बंद भी हुआ, लॉकडाउन लगा, तो उसकी वजह से काम पे असर पड़ा है। तो उसकी प्रक्रिया जहाँ तक हो गई है, बहुत सारे गांव में फाइनल पब्लिकेशन हो गया, अंतिम प्रकाशन हो चुका है। जो छोटा छोटा गांव था वहाँ पे अंतिम प्रकाशन भी हो गया है, और जो बड़ा गांव है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। कोई प्रपत्र 12 के केस में है, कोई प्रपत्र 18 के केस में है, वो लगभग फाइनल स्टेज में पहुँचने वाला है। या बहुत बड़ा गांव है तो वो हम समझते हैं कि मिडिल स्टेज पे होगा। तो जिस स्टेज में वो है वहाँ से आगे का काम चलेगा, वो पीछे से नए सिरे से नहीं शुरू होगा। वो सर्वे ख़त्म नहीं हुआ है, सर्वे कभी बंद नहीं होता है। जब सर्वे कंप्लीट शुरू होता है तो वो कंप्लीट होके ही ख़त्म होता है। तो जिस 4 अंचल में पहले से काम चल रहा था वो यथावत चल रहा है। बाकी 13 अंचल में नए सिरे से काम शुरू किया गया और नए सिरे से सर्वे का काम किया जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो मान लीजिए मेरे दादा परदादा के नाम से है, उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि इस सर्वे में हमारे नाम से हो जाए, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए? देखिए, ये सर्वे जो हो रहा है, इस सर्वे में तो ये प्रक्रिया ही है कि जो मृत रैयत हो गए हैं, जिनके नाम पे पेपर पूर्व में है, वो मृत रैयत से पेपर उठ के जीवित रैयत के नाम पर आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं कि आपके बाबा के नाम पे ज़मीन है, खतियान उनके नाम पे है या केवाला उनके नाम पे है, वर्तमान में अभी आप उनके जीवित रैयत हैं, जीवित वंशज हैं, तो वैसी स्थिति में आपको खतियान या केवाला जो है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है
आपका जो वंशावली है वो लगाना है, प्रस्तुत करना है। और अगर अलग अलग करवाना चाहते हैं, हिस्सेदारी अलग अलग करवाना चाहते हैं, खतियान अलग अलग बनवाना चाहते हैं या नक्शा अलग अलग बनवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको उसका बंटवारानामा प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो बंटवारानामा शेड्यूल के तौर पर बनता है। वो शेड्यूल आप लोग बनाइए, एक ज़मीन का शेड्यूल बनता है, उस आधार पर आप बनाकर सभी पक्ष उस पर साइन करेंगे। और साइन करने के उपरांत आपके जो गवाह होंगे 2-3 लोग, वो 2-3 गवाह से साइन करवा लीजिए। उसको हम लोग अपने स्तर से भी एक बार सत्यापित करेंगे कि आपके भाइयों के बीच में जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारा से आपके सभी भाई सहमत हैं या नहीं है, साइन उनके द्वारा ही किया गया है या फिर कोई जाली साइन किया गया है। ये सारी चीज़ का सत्यापन हम लोग अपने स्तर से भी करवाते हैं। और सत्यापन होने के उपरांत अगर सभी लोग सहमत पाए जाते हैं तो उसके अनुसार फिर आपका अलग अलग खाता और नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस सर्वे में ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि अगर अलग करवाना चाहते हैं तो बंटवारानामा आप बनाइए, सभी की सहमति दिखाइए, सहमति के अनुसार अलग अलग खतियान दर्ज हो जाएगा। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, कहना यह है कि सर्वे में जो वंशावली का प्रक्रिया चल रहा है उसमें किसी का 4 भाई है 4 बहन है और 2 बहन उसने डेट कर चुकी है और 2 बहन बची हुई है। उस कंडीशन में अगर उसका वंशज जो है, उसके बेटा या उसके और जो घर के लोग हैं, अगर वो वंशावली में अगर तैयार ना हो बनाने के लिए, कोई तरह का समस्या खड़ा, उसमें क्या करना होगा इस स्थिति में? देखिए, अगर कोई वंशज मृत हो जाते हैं तो वंशावली में आप स्वर्गीय लिख दीजिए। इससे ये साबित हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनका नाम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हिस्सेदारी की जहाँ पे बात आती है, जैसे आपकी बहन है और बहन का डेथ हो गया है, तो बहन के जो भी संतान होंगे उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप बहन का नाम स्वर्गीय लिखिए और स्वर्गीय के नीचे जो भी उनकी संतान है उनका नाम दर्ज कीजिए। और दर्ज करने के उपरांत उन लोगों को बोलिए कि सारे भाई और जो भी बहन हैं सब लोग मिलकर एक एनओसी दे दिए, क्योंकि आप लोगों को हिस्सा मिला नहीं हुआ है या आप लोग नहीं लिए हुए हैं, आपकी माता जी ने नहीं लिया था, अभी हम लोगों के बीच में इसका बंटवारा किया हुआ है, तो आप लोग इसका एनओसी दे दीजिए। एनओसी देने के उपरांत वो ऑटोमेटिक वहाँ से नाम सारे लोगों का हट जाएगा और जो आपके जिन लोगों के बीच में आप लोगों ने बंटवारा किया है, जो वितरण हुआ है ज़मीन का, वो बंटवारा के अनुसार अभी नया खतियान बन जाएगा। सर बहुत सारे भूमि ऐसे हैं जो सरकारी है, तो वैसे भूमि का क्या होगा सर ये सर्वे के अनुसार? देखिए, सरकारी भूमि जो पूर्व में सरकारी है वो आज भी सरकारी है और भविष्य में भी सरकारी ज़मीन रहेगी। वो उस ज़मीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों का सबसे पहला दायित्व यही है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करना है। सरकारी कर्मी का ये दायित्व होता है कि सरकार का संरक्षण करना, उनकी जो ज़मीन है उनको संरक्षित करना है। तो सरकारी ज़मीन को सबसे पहले हम लोग खोज के उसको ट्रेस करके उसको अलग से सरकारी खाते में दर्ज कर देंगे। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जिस स्थिति में सरकारी ज़मीन की बंदोबस्ती किसी को की जाती है, तो अगर वो बंदोबस्ती वैलिड है, सही पाई जाती है, तो बंदोबस्ती की स्थिति में बंदोबस्ती जिसको हुई होगी या उनके अगर जीवित वंशज अभी वर्तमान में उस ज़मीन को जोत कोर कर रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में उन लोगों के नाम पे खतियान बनने की प्रोसेस होगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा जाता है कि बंदोबस्ती जैसे मेरे नाम पे हुई, सरकार के द्वारा मेरे नाम पे बंदोबस्ती कर दी गई और हमने किसी तीसरे पर्सन को उसका केवाला कर दिया, ठीक है, जानकारी के अभाव में वो केवाला कर दिया कि ये ज़मीन मेरी थी और हमने आपको केवाला कर दिया। तो वैसी स्थिति में जो केवाला करने वाले हैं और जो केवाला लेने वाले हैं, दोनों बेवकूफ़ बनेंगे और वो ज़मीन फिर से पुनः वो चली जाएगी बिहार सरकार के नाम पर। वो ना तो जिनको बंदोबस्ती हुई है उनके नाम पे खतियान बनेगा, ना जो केवालाधारी है उनके नाम पे खतियान बनेगा। वो पूर्ण रूप से बिहार सरकार फिर से घोषित हो जाएगा। सर इस सर्वे में अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है और उनका घर बिहार सरकार ज़मीन में बना हुआ है, उस कंडीशन में उसके साथ क्या किया जाएगा? बिहार सरकार में बसे हुए हैं, चाहे कोई भी भूमिहीन किसान हो या ज़मीन वाले किसान हो, कोई भी अगर बिहार सरकार में बसा हुआ है तो खतियान उनके नाम से कभी नहीं बनेगा। वो खतियान बिहार सरकार के नाम से ही बनेगा। वो घर बना के रह रहे हैं, उनका मर्जी है, वो रहे घर बनाकर। सरकार को जिस दिन ज़रूरत होगी वो घर तोड़ के वहाँ से हटा देंगे। घर तोड़ना या हटाना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम है नया खतियान बनाना, और नया खतियान जो बनता है वो पेपर के आधार पर बनता है। तो पेपर बिहार सरकार के नाम पर अगर है तो वो बिहार सरकार के नाम पर अभी यथावत रहेगा। सर कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो सर्वे हो रही है इसमें हम चाहते हैं ज़मीन अपने नाम कराना, तो उनको लगता है कि हमें रजिस्ट्री करवाना होगा, क्योंकि इससे पूर्व में जो भी प्रक्रिया होती थी सर, रजिस्ट्री के माध्यम से लोगों का ज़मीन उनके नाम से होता था। ये सब करवाने के बाद तो उन लोगों को बता दीजिए कि उनको क्या इस चीज़ को लेकर घबराना है, क्या इसके लिए रजिस्ट्री उन्हें करवानी होगी? नहीं, देखिए, जैसे अभी किसी के नाम पर ज़मीन है और उनके वंशज अभी जीवित हैं,
जैसे आपके बाबा के नाम पे ज़मीन थी और उनका पोता अभी जीवित है, तो वैसी स्थिति में आपको अलग से रजिस्ट्री कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके खतियान के अनुसार, आपके वंशावली के अनुसार यथावत आपका खतियान नया बन जाएगा, आपके नाम से बन जाएगा, जो जीवित रैयत है उनके नाम से बन जाएगा, उसमें अलग से केवाला कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ केस ऐसा बनता है जैसे आपके ख़ानदान के बाहर के लोग हैं, जैसे आपकी ज़मीन थी और आपके टोले मोहल्ले में किसी दूसरे को देना चाहते हैं या अगल बगल में कोई रह रहा है तो उसको देना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में पूर्व में भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान था और आज भी रजिस्ट्री करने का प्रावधान है। अपने भाइयों में अगर कोई बंटवारा करना है तो उसमें कोई रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। आप लोग शेड्यूल बनाकर जो बंटवारा नामा है उसके अनुसार बंटवारा नामा बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके आधार पर नया खतियान बनने का काम दर्ज होगा। सर, इस सर्वे में अगर मान लीजिए पूर्व में किसी के पिता के नाम से कोई ज़मीन है, उसमें भैयारी बंटवारा करके यहाँ कोई अलग से कोई ज़मीन बेच चुका है, फिर दोबारा से सर्वे में अगर चाहेगा उस ज़मीन पे दावा करना अपना बंटवारा के बावजूद भी उस ज़मीन पे, तो क्या उसका मिल सकता है उसको? अगर ज़मीन की बिक्री हो गई है तो केवालाधारी उस पर दावा करेगा, वो ऑटोमेटिक वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। खतियानी रैयत अगर उस पर दावा करते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पर केवाला दर्ज हो चुका है और केवाला दर्ज होने के साथ साथ उसका दखल कब्जा भी होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ उसके अगेंस्ट में जाती है, तो अगेंस्ट में जाएगी तो वो तो मिलेगा नहीं कभी, वो हमेशा आपको जो केवालाधारी है उनके नाम पर दर्ज होगा। अगर किन्हीं का भाई या उसका चाचा जो है उनके हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेच दिए, उनका क्या होगा? देखिए, हिस्से की जो बात आती है ये हमेशा समाज में आता है कि हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेच दिया है, तो हिस्सा सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि उनका कितना हिस्सा बनता है या क्या बनता है। तो जब तक आपके पास शेड्यूल नहीं है, बंटवारा नामा नहीं है, तब तक हिस्सेदारी की कोई बात नहीं आती है। शेड्यूल अगर आप लोग बनाए हुए हैं, बंटवारा नामा बनाए हुए हैं और उसके उपरांत अगर कोई हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेचा हुआ है तो आप अपना दावा कीजिएगा शेड्यूल के अनुसार। वो दावा पत्ती में उसकी हियरिंग होती है, जैसे कोर्ट में आप लोग हियरिंग पे जाते होंगे वैसे ही सर्वे कार्यालय में भी हियरिंग होती है। जो दावा पत्ती आप करेंगे उसकी हियरिंग होगी, हियरिंग में आपका सारा पेपर जांचा जाएगा और जांच के उपरांत अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो वो रिजेक्ट होगा और जो सही होगा उसके अनुसार नया खतियान दर्ज होगा। तो ये सब जो चीज़ है, हिस्सा से ज़्यादा बेच देना या फिर अपने नाम की ज़मीन नहीं है दूसरे के नाम की ज़मीन बेच देना, ये सारी चीज़ जांच की बात आती है। तो जब तक इस पे कोई जांच नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में क्लियर नहीं बताया जा सकता है। तो पेपर आप लोग दिखाइए, पेपर के अनुसार हम लोग जांच करेंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। बस ख़त्म कर दिए। अच्छा सर, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़मीन जो एक है ऐसा कि जो राम सुगार सिंह और राम नरेश सिंह की ज़मीन है, जैसे मलकाना हक बोलते हैं, वो ज़मीन किसी भी समय जो वो बंटवारा हो गया, किसी को मिल गया, आज से 32 वर्ष पहले वो जो है उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो ज़मीन रजिस्ट्री होता नहीं है, तो वो ज़मीन पंचनामा बना कर उसको बेच दिया गया। तो उस ज़मीन का हिसाब किताब क्या है, वो कैसे किया जाएगा? देखिए, रजिस्ट्री का तो शुरू से ऑप्शन है, शुरू से प्रावधान है, ऐसा कभी नहीं रहा है कि रजिस्ट्री नहीं किया जा सकता था। ज़मीन अगर आपके वंश से बाहर जा रही है, जैसे ही ज़मीन आपके वंश से बाहर जाएगी तो सरकार का ये नियम है कि आपको उसका रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्री के उसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर पंचनामा के तहत आपको प्राप्त है तो उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। वो हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, पेपर आपका देखेंगे तभी इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। तो पेपर आप लेके आइएगा, वो हम देखेंगे। सर, आपने बताया कि जो वंशावली बनवानी है, एक तो आपने बताया कि जो पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है, जो 5-6 लोगों का वहाँ पर सिग्नेचर होता है, उसके थ्रू थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन आपने बताया सर कि कोर्ट से चाहे ऑडियंस लोग चाहे तो वो एक हाफिडेविट बनाकर ये बनवा सकते हैं। तो ये कोर्ट से जो हाफिडेविट सर बनेगी, ये एक नोटरी वाला होता है और एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होता है। तो इन दोनों में से किन के थ्रू उनको जो है हाफिडेविट बनवानी चाहिए? देखिए, फर्स्ट क्लास जो वंशावली का आप एफिडेविट बनाएंगे वो हमेशा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाएंगे, क्योंकि नोटरी वाला जो है ये स्वयं शपथ पत्र माना जाता है कि आप वो प्रमाणित करते हैं कि वो जो शपथ पत्र दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोटरी वाले में बहुत धांधली की बात रहती है एक्चुअल में, कि आपके जो भाई हैं या बहन हैं उन लोगों का नाम आप छिपा सकते हैं, लेकिन आप जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाइएगा वो 100% वैलिड रहेगा। इसलिए आप लोगों से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनवाने की बात की जा रही है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से भी बनवाने में समय नहीं लगता है। हम समझते हैं कि एक दिन में तो वो बन ही जाएगा। आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाने के लिए हो सकता है कहीं कहीं पर आपको
प्रमाणित मांगे कि प्रमाणित कॉपी आप इसकी दीजिए, तो वो प्रमाणित करने का तरीका ये है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी करके वहाँ पर दे सकते हैं। आप एक सादे पेपर पे वंशावली आप अपना बनाइए और जो भी पक्ष है उन लोगों का साइन उस पर करवा दीजिए और साइन करने के उपरांत उसको एफिडेविट के तौर पर बनवा दीजिए, उससे भी सर्वे का काम हो जाएगा। एक और सर डाउट्स है वंशावली में ही, जैसे बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि बहन है, बेटी है, बुआ है, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हम उनका जो है हिस्सेदारी इसमें नहीं देना चाहें, तो वैसे स्थिति में लोगों को क्या करनी चाहिए ताकि उनका जो बहन बेटी है उनको हिस्सेदारी ना मिले, भविष्य में वो क्लेम ना कर सके? देखिए, आम प्रचलन जो है अभी समाज में, ये प्रचलन ये है कि बहन और बेटी या बुआ जो भी होती हैं उस समाज में, वो ज़मीन में हिस्सा नहीं लेती हैं। 95% तो आपको ऐसी मिलेंगी जो ये मान के चलती हैं कि मेरे शादी ब्याह में इतना खर्च हो गया है, जो माता पिता की जो संपत्ति थी उसके लगभग बराबर हो जाता है, तो वो लोग ज़मीन में हिस्सा नहीं लेती हैं। जो उनका ससुराल है वहाँ उनको मिलता ही है, तो 95% बहन बेटी हिस्सा नहीं लेती हैं। लेकिन 5% ऐसी भी हैं जो आपसे दावा करके लेंगी और वो उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनको अधिकार से बाधित कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सरकार की तरफ से भी अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आप लोग पढ़े होंगे कि 2005 में निर्देश आया था कि पिता की संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार है सेम अनुपात में पुत्री का भी अधिकार होता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को ये करना है कि अगर आपकी बहन बेटी हिस्सा नहीं लिए हुई हैं तो आप लोग वंशावली में उनका नाम दर्ज कीजिए और दर्ज करने के उपरांत उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी भी एक एफिडेविट के तौर पर बनता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही एफिडेविट बना लीजिएगा। उस एफिडेविट में लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, जो भी है ये भाइयों के बीच में ही वितरण करना चाहते हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ना ही भविष्य में हमारे आने वाले संतान या जो भी है मेरे द्वारा इस पर कोई क्लेम किया जाएगा। तो इस तरह का एक एफिडेविट बनता है। वो एफिडेविट बनाकर अगर वो दे देती हैं तो वंशावली के अनुसार नाम तो हम दर्ज करेंगे, लेकिन बहन और बेटी जो भी होंगे जिनको हिस्सा प्राप्त नहीं है उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। तो वंशावली में आप लोग नाम हर हाल में दीजिएगा, बहन बेटी या बुआ जो भी हैं जिनका हिस्सा उस ज़मीन में बनता है या आपके वंशज हैं, तो उन लोगों का नाम दर्ज कीजिए। लेकिन हिस्सा नहीं देने के केस में आपको यही है कि आप उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए, जिसको एनओसी भी बोलते हैं, और उस एनओसी के आधार पर उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। सर, ये जो सर्वे का प्रक्रिया है इसको हमको पूरा करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देना चाहिए इसको? देखिए, रैयतों को दोनों प्रोविज़न दिया गया है। बहुत सारे लोग क्या है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जानते हैं तो वो ऑनलाइन करवा लेंगे, लेकिन बहुत सारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जानते हैं कि ऑनलाइन करेंगे तो हो सकता है कोई धोखाधड़ी कर दे, मेरे साथ गलत कर दे, इसलिए कि हमको तो जानकारी है नहीं। तो वैसे लोगों के लिए ऑफलाइन की भी प्रक्रिया है कि ऑफलाइन में फॉर्म भर के वो जमा कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहते हैं या ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहते हैं। ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, अगर जो व्यक्ति ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देता है उनका स्टेटस कैसे पता चलेगा कि उनका आवेदन कहाँ पर अभी पहुँचा हुआ है? देखिए, जब भी आप आवेदन दीजिएगा सर्वे कार्यालय में, तो सर्वे कार्यालय में आवेदन देने के उपरांत आपको उसकी एक रिसीविंग कॉपी मिलती है और रिसीविंग कॉपी आप लोग लीजिएगा याद से। हर एक रैयत को ये बताते भी हम आम सभा में कि जब भी आप लोग कोई भी फॉर्म कहीं पे भी जमा करते हैं, ये सिर्फ सर्वे कार्यालय का नहीं है, कहीं भी किसी कार्यालय में जमा कीजिएगा तो उसकी एक रिसीविंग कॉपी हर हाल में अपने पास रखिएगा। तो वैसे ही सर्वे ऑफिस में जब भी आप ला के दीजिएगा फॉर्म तो उसकी रिसीविंग अपने पास रखिएगा। ऑनलाइन स्टेटस की जहाँ तक बात आपने पूछी है, तो ऑनलाइन स्टेटस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे की प्रक्रिया है, ये टोटल 22 प्रक्रिया से मिलकर बना हुआ है। 22 तरह का फॉर्म इसमें इस्तेमाल किया जाता है और हर प्रक्रिया का अलग अलग काम होता है। तो अभी जो आप फॉर्म हमको जमा करेंगे, ये फॉर्म हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं। जो आप हमको फॉर्म जमा कीजिएगा, तो अगर ऑनलाइन आप नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो ऑफलाइन को हम लोग ऑनलाइन अपलोड करते हैं, जो हम लोगों की आईडी में शो होता रहता है। तो वहाँ पे अपलोड करने के बाद इसका अगला प्रक्रिया होता है किस्तवार, जिसको हम लोग ज़मीन का सत्यापन बोलते हैं। ज़मीन के सत्यापन होगा, ज़मीन के सत्यापन होने के उपरांत फिर खतियान बनने की प्रक्रिया चलती है, जिसको खानापूरी का प्रक्रम बोलते हैं। उस खानापूरी के प्रक्रम में आपका इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और इस फॉर्म का इस्तेमाल करने का यही तरीका है कि जो आपने यहाँ पर जमा किया है फ़ोटोकॉपी, जो हमको समर्पित किया है लाकर, उस फ़ोटोकॉपी
का फाइल निकालेंगे हम, और फाइल निकालने के बाद आपको सूचना देंगे कि आप इसकी ओरिजिनल प्रति लाके मुझे दिखाइए और उसको सत्यापित करवाइए। तो आप वहाँ पर अपना ओरिजिनल पेपर लाके दिखाइएगा। दिखाने के उपरांत उससे मिलान किया जाएगा। अगर सही मिलान हो जाता है, सत्यापित हो जाता है कि ये बिल्कुल आपकी ज़मीन है, तब आपका एक रजिस्टर पे नाम दर्ज किया जाता है, जिसको याददाश्त पंजी बोलते हैं। और उस रजिस्टर पे आपका नाम दर्ज किया जाएगा, आपके ज़मीन का सारा ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। ब्यौरा दर्ज करने के उपरांत आपसे उस पर हस्ताक्षर लिया जाएगा। हस्ताक्षर लेने का मतलब यही है कि आपकी ज़मीन का जो भी सत्यापन है वो पूर्ण रूप से कर लिया गया है, आपके नाम पर वो चीज़ दर्ज कर दी गई है। अब इसको ऑनलाइन फिर किया जाएगा। जैसे ही वो पंजी पूरा कंप्लीट होता है, पंजी कंप्लीट होने के बाद, पूरे गांव का कंप्लीट होने के बाद उसको ऑनलाइन किया जाता है। और ऑनलाइन करने के बाद फिर उसका एक पर्चा निर्गत होता है, जिसको खतियान का पर्चा बोल सकते हैं या खानापूरी पर्चा बोलते हैं। और उस खानापूरी पर्चा का वितरण हर एक राजस्व ग्राम में आम सभा लगाकर वितरण किया जाता है कि आपने जो पेपर जमा किया था मेरे पास, वो पेपर के आधार पर ये सर्वे का काम हुआ है, ये पर्चा बना है, वो पर्चा आप देख लीजिए। और पर्चा देखने के उपरांत अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, सही बना हुआ है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ छूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस पर्चा वितरण के बाद 3 बार चांस दिया जाता है। 3 बार चांस दिया जाएगा कि उसका सुधार आप करवा सकते हैं। पहला चांस जो होता है वो 15 दिन का समय दिया जाता है, दूसरा चांस जो होता है वो 30 दिन का समय दिया जाता है, और तीसरा चांस जो है वो 90 दिन का समय दिया जाता है। अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग समय दिया जा रहा है। जो पहला चांस होता है वो प्रपत्र 8 के लिए होता है और वो 15 दिन का होता है। दूसरा चांस जो दिया जाएगा वो प्रपत्र 14 के लिए आपको दिया जाएगा, उसमें आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना का समय दिया जाएगा। और तीसरा जो चांस दिया जाएगा वो आपको प्रपत्र 21 के लिए दिया जाएगा, और वो 3 महीना का समय रहता है, यानी टोटल 90 दिन का समय रहता है। और कि इसमें अगर कोई कमी पाई जाती है, कुछ छूट गया है, या कुछ ऐसे लोग जो नया केवाला करवाए हैं, वैसी स्थिति में आप लोग अपना पेपर जमा करके, साक्ष्य जमा करके, अपना दावा आपत्ति करके उसमें सुधार करवा सकते हैं। तब जाके फाइनल खतियान बनता है। तो ये खतियान फाइनल होने तक के बीच में कई कड़ी है, उस कड़ी के बीच में आप लोग अपना अपना जो भी दावा है वो प्रस्तुत करके उसका करेक्शन करवा सकते हैं, अगर कुछ गलती होती है तो साथियों, इतने सारे सवाल थे जो आपने पूछा था। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन सर के साथ फिर करूंगा अगर आपका कोई डाउट है तो। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको सर्वे से संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट है, तो वो सारा क्लियर होगा, क्योंकि सर ने जो बताया है बिल्कुल जेन्युइन और सटीक जानकारी दिया है। इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।